everyone. So, what are we going to do today? We are going to cover a very important topic. I would say the most important topic, which is dynamic programming. अब आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बस इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी हम बस ये समझेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में किस किस तरह की अप्रोचेस होती हैं. जस्ट ओके. So what are we going to do today? We are going to cover the डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेसिक्स. हम एक प्रॉब्लम पकड़ेंगे जो कि फिबोनाची नंबर वाली प्रॉब्लम होगी. हो सकता है कि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में हो चुकी हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो में, but still we will be picking the same problem and we will solve it from 4 different approaches. वो 4 different approaches क्या होंगी? पहले तो हम इसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे रिकर्जन के थ्रू, क्योंकि अगर हमें रिकर्जन से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करना इज जस्ट एट मैक्स 3 लाइंस ऑफ एक्स्ट्रा कोड. मतलब एक रिकर्सिव कोड को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कोड में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी. लेकिन क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके रिकर्जन के बेसिक स्ट्रांग नहीं होते, सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट अ नॉर्मल रिकर्सिव कोड इनटू अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोड एज वेल, क्योंकि इनका रिकर्जन ही वीक है. सो वी विल solve this problem in 4 approaches: recursion, memoization या फिर आप बोल सकते हो recursive DP. फिर इसको कन्वर्ट करेंगे iterative DP में यानी tabulation में, and then finally we will be also talking about the space optimization. अगर हम टाइम से इस प्रॉब्लम को कर पाते हैं, so we will cover one more problem after this, which will be house robber. Having said that, shall we start with today's session, folks? Is everyone ready? Is everyone having 100% energy? Yes. So प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम आई होप हमने ऑलरेडी कर रखी होगी रिकर्जन में, बट दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं. प्रॉब्लम इज सेइंग कि हमें एक फिबोनाची सीक्वेंस गिवन है. वो फिबोनाची सीक्वेंस कैसे दिखती है? f of 0 दिखता है 0 के बराबर, f of 1 दिखता है 1 के बराबर, यानी स्टार्टिंग 2 टर्म्स इस सीक्वेंस की फिक्स्ड होती हैं और अगली टर्म ऑनवर्ड्स एक रिकरेंस रिलेशन स्टार्ट होता है जिसमें हम बोलते हैं f of n is a sum of f of n minus 1 plus f of n minus 2. Yani f2 will be sum of f1 plus f0, which is 1 plus 0 as 1. f3 will be sum of f2 plus f1, which is 1 plus 1 as 2. f4 will be f3 plus f2, 2 plus 1 as 3, and so on. f5 will be 3 plus 2 as 5. f6 will be 3 plus 5 as 8. एंड ये सीक्वेंस आगे बढ़ती रहेगी. अगला टर्म 5 plus 8 13, फिर 8 plus 13 21, फिर 34, ऐसे हमारे को अगली टर्म मिलती रहेगी. अब हमें प्रॉब्लम में गिवन क्या है कि गिवन अ नंबर n, कैलकुलेट f of n. अब वो f of n कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ रिकरेंस रिलेशन. अभी जो हमने ये सीक्वेंस जनरेट करते वक्त रिकरेंस रिलेशन जनरेट किया है, उसी को हमें कोड की टर्म्स में लिखना होता है. सो रिमेंबर व्हाट वी यूज्ड टू से. वी सेड क्या एक फिबोनाची नंबर अगर मुझे गिवन हो, nth नंबर मुझे निकालना है, उस nth नंबर का आंसर मेरे को इंटीजर रिपोर्ट करना है ऑब्वियसली. तो हम कैसे करते थे? हम बोलते थे कि यार f of n will depend on 2 smaller numbers, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम का आंसर 2 छोटी प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करेगा. वो कैसे करेगा? एक बोल देते हैं कि छोटी प्रॉब्लम का आंसर है T1 या फिर S1, जो भी नाम दे रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाई माय पेन स्टार्ट्स डूइंग दिस. जस्ट गिव मी अ मिनट फोर्स. हो सकता है कहीं से थोड़ा लीकेज हो रहा हो. चलो एनीवेज, So what we used to say कि यार अगर nth फिबोनाची नंबर हमें निकालना है, nth फिबोनाची नंबर के लिए हमें 2 रिकर्सिव कॉल्स करनी पड़ती है. एक रिकर्सिव कॉल जो फिबोनाची ऑफ n-1 पर जाती है और दूसरी रिकर्सिव कॉल जो हमारी जाएगी वो फिबोनाची ऑफ n-2 पर जाएगी. मतलब हम 2 रिकर्सिव कॉल्स करेंगे जिसमें हम पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स जनरेट करेंगे. उन 2 नंबर्स की मदद से हम अपना आंसर रिटर्न करते थे
which used to be the sum of T1 plus T2. अब अगर हम चाहें तो ये जो दो कॉल्स हम लगा रहे हैं इसे अब डायरेक्टली एक लाइन में भी लिख सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि अब हम थोड़ा रिकर्जन से आगे उठ चुके हैं, हमें बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम आती है, हमें बाइनरी ट्री पर ट्रेवर्सल्स आते हैं. तो लेट्स डू दैट सिंगल लाइन ऑफ कोड. मतलब अब हमें ये पहले दो कॉल्स लगाकर उन्हें वेरिएबल में स्टोर करना, फिर उन वेरिएबल्स को ऐड करके रिटर्न करना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. We will simply say that Fibonacci of n will be sum of Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. हालांकि is this recursive code complete, folks? क्या ये recursive code पूरा हो चुका है? हमने Fibonacci of n से दो recursive calls लगा दी, Fibonacci of n minus 1, Fibonacci of n minus 2 पर. But is some important step of recursion missing? अभी हमने recursive code लिखा है. What is that important recursive step which is missing? The important step जो हर recursive function में होना जरूरी है, otherwise your recursion will become infinite, is the base condition. Great मनस्वी. हम बोलते हैं कि अगर n की वैल्यू 0 हो गई या n की वैल्यू 1 हो गई, अगर n 0 है या 1 है, इन दोनों ही सिनेरियो में हमें आंसर ऑलरेडी पता है, वो है 0 और 1 रिस्पेक्टिवली. तो यानी अगर n लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो वी विल बी रिटर्निंग द नंबर n इटसेल्फ. n 0 हुआ तो रिटर्न 0, n 1 हुआ तो रिटर्न 1. इसका मतलब n लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो रिटर्न n. इन दो लाइनों के कोड से हम क्या कर पा रहे हैं, हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को कंप्लीट कर पा रहे हैं. लेकिन अब बात आती है कि यार हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ ही क्यों रहे हैं. तो फॉर दैट लेट्स टेक दिस कोड एंड डू अ क्विक ड्राई रन. मैं इस पूरी फिबोनाची सीक्वेंस को एक कोने में रख देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस. हमें तो अब ड्राई रन करना है और मान लेते हैं जिस नंबर का हम ड्राई रन करना चाहते हैं वो नंबर क्या है. वो नंबर है हमारे पास फिबोनाची ऑफ 6. तो लेट मी कीप दिस कोड इन वन कॉर्नर. हम फिबोनाची ऑफ 6 को कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग दिस कोड. तो फिबोनाची ऑफ 6 इस कोड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो बोलेगा कि मेरे को दो रिकर्सिव कॉल्स लगानी है, फिबोनाची ऑफ 5 पर, फिबोनाची ऑफ 4 पर. हालांकि जब भी रिकर्जन होती है तो हम कॉल्स एक साथ परफॉर्म नहीं करते. whenever we perform recursive function, और कुछ दोबारा से इशू हो रहा है folks, आई एम नॉट श्योर कि इशू क्यों क्रिएट हो रहा है, बट लेट मी चलो एक बार जस्ट गिव मी अ मिनट folks, I will try to fix this issue. हो सकता है कि आप फिक्स हो गया हो, देखते हैं. So Fibonacci of 6 will make two recursive calls as we discussed. एक कॉल होगी Fibonacci of 5 पर, दूसरी कॉल होगी Fibonacci of 4 पर. हालांकि जब भी हम रिकर्जन परफॉर्म करते हैं तो दोनों रिकर्सिव कॉल्स एक साथ नहीं होती. मतलब अगर हमने कोड में दो रिकर्सिव कॉल्स रखी हैं, both the calls will not be parallel. दोनों कॉल्स कॉन्करेंटली परफॉर्म नहीं होती. कोई भी रिकर्सिव कोड हो या कोई भी नॉर्मल कोड हो, आप जब भी लिखते हो तो हमेशा एक एक फंक्शन कॉल एक टाइम पर होती है. मतलब जब तक फिबोनाची ऑफ 5 अपना काम पूरा नहीं कर लेगा तब तक हम फिबोनाची ऑफ 4 पर नहीं जाएंगे. सो लेट्स सी कि पहले फिबोनाची ऑफ 5 क्या करता है. सो वी आर फर्स्ट मेकिंग अ कॉल टू फिबोनाची ऑफ 5. फिबोनाची ऑफ 5 सेज मेरे को भी दो कॉल्स करनी है. द टू कॉल्स विल बी ऑन फिबोनाची ऑफ 4, फिबोनाची ऑफ 3. जब हम पहली कॉल लगाएंगे सो वी विल गो टू फिबोनाची ऑफ 4, क्योंकि एक टाइम पर एक ही कॉल होती है. फिबोनाची ऑफ 4 सेज आई विल मेक आल्सो टू कॉल्स F3, F2. हालांकि सिर्फ एक टाइम पर एक ही कॉल होगी तो पहले हम F3 पर जाएंगे. F3 would also say I will make two calls F2 and F1, लेकिन रिकर्जन हमेशा एक पॉइंट पर एक ही कॉल पर जाती है.
अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम एक ब्रांच को पूरा कर चुके हैं, ऑल्दो ऑलमोस्ट हम बेस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं, तो उस बेस कंडीशन को भी देख लेते हैं। F2 वुड से यार मेरे को भी दो कॉल्स लगानी है, F2 minus 1, F2 minus 2. So if there will be two calls from F2, there will be F of 1 and F of 0. जब पहली कॉल F of 1 पर लगेगी, we would be checking is n less than equal to 1, and the answer is yes. F of 1 is 1. So we know the answer of F1, which is 1 already. We will return 1. सिमिलर तरीके से जब अब जाकर F0 पर कॉल लगेगी, we again say F of 0 is also 0, so let's return 0. F2 ने क्या करा होगा, F2 ने दो कॉल्स लगाई, पहली कॉल से उसे आंसर मिला 1, दूसरी कॉल से उसे आंसर मिला 0, यानी दो कॉल्स से आंसर मिला पिछले दो नंबर्स का वैल्यूज, उन दोनों वैल्यूज को उसने ऐड किया 1 plus 0, and now F of 2 returns 1 plus 0 as 1. अब F3 क्या करेगा, F3 के पास पहला आंसर आ चुका है F3 minus 1, यानी F2 का आंसर आ चुका है 1 plus 0 1. F3 अपना दूसरा ब्रांच एक्सप्लोर करेगा. F3 will explore the second branch which is on F1. F1 again base condition है, so we will again be returning the answer as 1 itself. यहाँ तक तो बात ठीक लग रही है, यहाँ तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हम बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो. लेकिन अब जब F3 अपना आंसर रिटर्न करेगा, that will be 1 plus 1 as 2, दोनों फिबोनाची नंबर्स का सम 2. वापस if we reach back to F4 के पास पहला रिकर्सिव कॉल का आंसर आ चुका है, जिसमें बहुत सारे रिकर्सिव फंक्शंस कॉल हुए, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस बनी. जब वो अपना दूसरा छोटा इनपुट का आंसर मंगवाएगा, क्या F4 F2 पर जब कॉल लगाएगा, will F2 again make the branches जो पहले F2 लगा रहा था, जिस तरीके से पहले F2 ने F1 पर F0 पर कॉल लगाई थी, क्या उसी तरीके से इस बार भी F2 वापस से F1 F0 पर कॉल लगाएगा, हाँ या ना? Will we be making the same calls once more जब F4 के पास अपना सेकंड ब्रांच का आंसर मंगवाने के लिए F2 पर जाना होगा हमें? तो जो काम पहले हमने F2 के लिए करा था, क्या वही सेम काम दोबारा F2 के लिए हम रिपीट कर रहे होंगे? मतलब क्या हम सेम चीज, लेट मी जस्ट शो दीज ब्रांचेस इन अ डिफरेंट कलर, हम क्या सेम ब्रांचेस F1 F0 की जो कि पहले हमने करी थी, वही सेम ब्रांचेस अब दोबारा कॉल करके F1 का आंसर 1, F0 का आंसर 0, तो F2 का आंसर 1 plus 0 as 1 दोबारा से कैलकुलेट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू करंट कोड. तो हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं रहे, हम तो दोनों कॉल्स लगाते जा रहे हैं. जिस दिन हम बेस केस पर पहुंचेंगे, उस दिन हमारा कोई ना कोई ब्रांच खत्म होगा, जो करंट ब्रांच होगा वो बेस केस पे जाके खत्म होगा. तो F2 का आंसर अपना मिला 1 plus 0 1. फाइनली F4 आंसर देगा 2 plus 1. 2 plus 1, F4 आंसर विल रिटर्न एज 2 plus 1 being 3. आई होप हमने अभी तक कुछ भी गलत नहीं करा है. नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी इन द चैट कि जब F5 ने पहला ब्रांच कैलकुलेट करा, उसने इतना बड़ा सारा फंक्शन कॉल करके सारे नंबर्स का आंसर निकाला, सारे फिबोनाची नंबर्स का. अब जब वो F3 वाली ब्रांच पर कॉल लगाएगा, क्या ऑल्दो हमने F3 पहले कैलकुलेट कर रखा था, स्टिल वी विल अगेन कैलकुलेट द आंसर ऑफ F3, यस और नो? क्या दोबारा से इस बार हम F3 का आंसर कैलकुलेट करने वाले हैं? भले ही हमने ऑलरेडी F3 का आंसर कैलकुलेट कर लिया था, बट स्टिल वी अगेन कैलकुलेट इट. F3 तो क्या बोलेगा करंट कोड के हिसाब से, वो बोलेगा कि मैं बेस केस नहीं हूँ, आई विल मेक कॉल्स ऑन F3 minus 1 and F3 minus 2. क्या मेरी आवाज आ पा रही है? नो वन इज आंसरिंग इन द चैट. क्या ये हम बात समझ पा रहे हैं कि अब दोबारा से F5 दो रिकर्सिव कॉल्स लगाएगा, वन ऑन F3 will make two recursive calls, one on F2 and one on F1, हाँ या ना? ओके, कोई कंफर्म नहीं कर रहा. आई एम नॉट श्योर कि क्या मेरी आवाज आ भी पा रही है. कैन यू गाइस कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? यस. So what we will be doing is we will again be exploring the same branches. F3 दोबारा से अपनी सेम ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेगा. F3 will say I will again make calls to F2 F1. F2 will again make calls to F1 F0. F1 F0 का आंसर दोबारा 1 plus 0 1. F1 का आंसर अगेन बेस केस है 1 आएगा.
इन दोनों का आंसर अगेन हम करेंगे तो 1 प्लस इट विल बी 1 + 1 as 2. सो दोबारा से F3 का आंसर हमें सेम ही मिलेगा जो पिछली बार मिल रहा था, विच विल बी 2. एंड इवन फॉर दैट मैटर F6 ने जब पहली ब्रांच से इतनी सारी कॉल्स करी, अब जो वो F4 से सारा आंसर मंगवाएगा तो F4 के पास जो भी फंक्शन कॉल्स हुई थी वो सारी की सारी फंक्शन कॉल्स दोबारा से रिपीट होंगी. यानी दोबारा से F4 क्या करेगा, इट विल मेक 2 कॉल्स, F3 F2, F2 will make 2 calls, F2 F1, F2 will make 2 calls, F1 F0, F2 यहाँ पर भी 2 कॉल्स मारेगा, F1 F0, और हम दोबारा से वही सेम आंसर रिटर्न कर रहे होंगे. इवेंचुअली पूरा का पूरा F4 वही सेम आंसर देगा जो कि पिछली बार आया था उसके पास, यानी 3. सेम ही कॉल्स हो रही है तो दोबारा से सेम ही आंसर आएगा 3. एंड तब जाकर फाइनली बाय द वे F5 ने अपना आंसर 3 + 2 5 रिटर्न किया होगा. अब जाकर F6 जहां से हमने रिकर्जन स्टार्ट किया था, हम 5 + 3 अपना फाइनल आंसर 8 रिटर्न कर पाएंगे. लेकिन अगर हम इन ग्रीन वाली एरोस को देखें, ग्रीन वाले रिकर्सिव कॉल्स को देखें, क्या हमने ये ग्रीन वाले रिकर्सिव कॉल्स फालतू में लगाई हैं? मतलब क्या ये जो ग्रीन वाले रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, क्या वो वही सेम काम रिपीट कर रही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ या ना? F2 ने अपना आंसर अगर एक बार निकाल दिया तो क्या हम वही सेम आंसर बार बार निकाले जा रहे हैं? अगर एक बार F3 ने अपना आंसर निकाल दिया तो क्या वही सेम आंसर हम बार बार सेम चीज को रिपीट करे जा रहे हैं? सेम तरीके से F4 अगर एक बार निकल चुका है सो वी आर अगेन रिपीटिंग द सेम F4 ब्रांच अगेन एंड अगेन. सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिपीटेड प्रॉब्लम्स, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स. इसे हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की भाषा में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. अब अगर मेरे क्वेश्चन में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, so what is the issue is this overlapping सब प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग? आई थिंक कुछ ना कुछ फार्म रिडक्शन का इशू हो रहा है. नॉट श्योर फोक्स. सेंसिटिविटी हाई कर देते हैं और एप्पल पेंसिल पर आ जाते हैं. ओके, दोबारा से ट्राई करते हैं, होपफुली सही हो जाए. कुछ कुछ तो इशू हो गया है बट ठीक है, आई होप हमें बात समझ आ रही होगी. यहाँ पर हमारे पास F6 था और F6 ने अपना आंसर मंगवाया था जो कि था 5 + 3 as 8. अभी भी इशू तो रिजॉल्व नहीं हुआ है. खैर मेन सेटिंग्स में जाकर भी आई डोंट नो कि हमने कुछ ऐसा कर रखा हो जिसकी वजह से ये हो रहा हो. नॉट श्योर. ऐसा करते हैं, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय ब्लूटूथ. क्या पता ब्लूटूथ की वजह से कुछ हो रहा हो. ओके, आई नो कि थोड़ा बहुत हमें इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. मतलब अगर नोट्स ढंग से नहीं लिखे जाएंगे तो हम क्लास ढंग से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. बट लेट्स ट्राई नाउ. होपफुली थोड़ा बेटर हो सकता है. तो व्हाट वी वर डूइंग, वी वर सेइंग कि यार हमारे पास बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो पा रही है. अब इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ही हम क्या करने वाले हैं, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. मतलब सेम प्रॉब्लम्स बार बार अगर हम कंप्यूट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा होंगे. जैसे कि अगर हम फिबोनाची की बात कर लें, हाउ मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर वी टेकिंग राइट नाउ? क्या लगता है कि हम टोटल कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे अगर हम एवरेज केस में मान लें कि हर एक फंक्शन 2 कॉल्स लगा रहे हैं? अगर एवरी फंक्शन इज मेकिंग 2 कॉल्स एंड इन सच अ सिनेरियो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इश्यू है भैया. या तो नोट्स की ऐप में दिक्कत है या फिर पेन में दिक्कत है. इफ एवरी फंक्शन इज मेकिंग 2 कॉल्स और ऐसा हम n बार करते हैं, the overall time complexity will be 2 power n. Reason being we are having exponential number of branches. जो total number of branches create हो रही हैं वो exponential number of branches create हो रही है.
आई विल ट्राई टू स्विच द नोट्स ऐप, क्योंकि उसमें तो लिखना पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा. तो वी विल प्रोबेबली यूज दिस ब्रांच, दिस नोट्स. तो यहाँ पर लिखने की ट्राई करते हैं, होपफुली यहाँ पर इशू ना आए. द टाइम, ठीक है, यहाँ पर भी इशू आ रहा है. इसका मतलब नोट्स में दिक्कत है, पेंसिल में दिक्कत है. I don't know why it is creating an issue. Time complexity will be 2 power n and space complexity will be order of n. अब मैं space complexity order of n क्यों बोल रहा हूं? अगर हम भले ही बहुत सारे रिपीटेड कॉल्स कर भी रहे हो, तब भी क्या वो सारी की सारी ब्रांचेस एक साथ मेमोरी में प्रेजेंट होंगी क्या? मतलब अगर हमने ये वाली ब्रांच एक्सप्लोर करी है, तो क्या जो अगली ब्रांच है, क्या वो भी मेमोरी में प्रेजेंट होगी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और विल इट बी ओनली वन ब्रांच एट अ टाइम इन मेमोरी? जब भी हम रिकर्जन परफॉर्म करते हैं, तो क्या दोनों रिकर्सिव कॉल्स एक साथ मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं, या फिर एक टाइम पर एक ही ब्रांच मेमोरी में स्टोर हो रही होती है? We always say कि रिकर्जन इज डेप्थ फर्स्ट. डेप्थ फर्स्ट मतलब एक टाइम पर अगर हम लेफ्ट वाली कॉल लगा रहे हैं, तो सिर्फ लेफ्ट वाली कॉल मेमोरी में होगी, राइट वाली कॉल मेमोरी में नहीं होगी. अगर हम राइट वाली ब्रांच पुश कर रहे हैं, तो सिर्फ राइट ब्रांच होगी, लेफ्ट नहीं होगी. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ओनली कॉरेस्पॉन्ड टू लीनियर. रीजन बीइंग हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही ब्रांच, जो n नंबर ऑफ फंक्शंस की ब्रांच है, सिर्फ n फंक्शंस की पुश होने वाले हैं स्टैक के अंदर. स्टैक्स के अंदर n से ज्यादा फंक्शंस किसी भी पॉइंट पर नहीं होंगे. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लीनियर है, जिसकी वजह से जो हमारा लिमिटेशन होने वाला है, वो टाइम लिमिट एक्सीडेड की वजह से भी हो सकता है, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड की वजह से भी हो सकता है. अगर पहले बात करें टाइम लिमिट एक्सीडेड की वजह से, तो यूजुअली जब भी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन होती है, तो जो हमें अलाउड नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, वो यूजुअली n लेस देन इक्वल टू, हम बोलते हैं n लेस देन इक्वल टू 10 20 होते हैं. कभी कभार 30 तक भी जा सकता है. मतलब एट मैक्स 20 या 30 n की वैल्यू होगी, तो ही जाकर 2 की पावर n चल पाएगा, वरना आपको टाइम लिमिट एक्सीड आएगा. मतलब अगर आप n 100 के लिए 100 फिबोनाची नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाते हो, तो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड TLE देखने को मिलने वाला है. एक बार क्या करते हैं, एक बार इस कोड को एडिटर में लिखते हैं. अभी तो ये कोड इजी टैग का दे रखा है प्रॉब्लम, इसलिए ये कोड चल जाएगा, क्योंकि अगर आप नीचे कंस्ट्रेंट्स पर जाके पढ़ोगे, तो कंस्ट्रेंट्स में n 0 से लेकर 30 के बीच में है. मतलब we will be able to have all the answers correct. So let's quickly write the first version. Let's name it approach 1, जहां पर हम इनपुट में लेने हैं, या फिर इसको नाम देते हैं रिकर्सिव, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है. We will be saying कि अगर n 0 है या n 1 है, यानी सिंपली n लेस देन इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न n. n 0 होगा तो रिटर्न 0, n 1 होगा तो रिटर्न 1. Otherwise, we will be making two calls, recursion on n minus 1 plus recursion on n minus 2. And based on that, हमें अपना आंसर मिल पाएगा रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू. So let's just return REC of n. मैंने सेम फंक्शन को रिकर्सिव इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि अब हम मल्टीपल अप्रोचेस देखने वाले हैं. So I will keep on writing different approaches. अगर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, कोड चल जाएगा, there is no problems in the code, और कोड एक्सेप्टेड भी आएगा. लेकिन जो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज नॉट द बेस्ट वन, इट इज 2 पावर n. और कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो नॉट द बेस्ट वन, बिकॉज इट इज लीनियर. क्या हमें ये पहला अप्रोच समझ आ रहा है? आई नो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ द इश्यू इन माय नोट्स, बट आर वी एबल टू गेट द रिकर्सिव मेथड विद 100% क्लैरिटी? अगर हमें रिकर्जन ही समझ नहीं आई होगी, तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं समझ पाएंगे. क्या हमें दोनों टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ कोड का ड्राई रन भी समझ आया? फटाफट से जो लोग प्रेजेंट है, क्या वो चैट में कंफर्म करेंगे? यस. अब बात आती है कि यार ये जो हमने रिपीटेड कॉल्स लगाई थी, उन रिपीटेड कॉल्स को अगर हमें हटाना हो, तो हाउ विल वी रिमूव दोज रिपीटेड कॉल्स? सो वी विल से कि
एक बार अगर किसी फिबोनाची नंबर का आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार F3 हमें मिल गया, तो दोबारा F3 हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। एक बार हमें F2 का आंसर मिल गया तो हमें दोबारा F2 का आंसर कैलकुलेट करने की, मतलब उसके दोबारा फंक्शन कॉल्स लगाने की नीड नहीं है। एक फंक्शन अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हमें दूसरी बार या फिर और भी सब्सिक्वेंट टाइम्स एज अ बेस केस ट्रीट करना पड़ेगा। पहली बार कोई फंक्शन पर हम आ रहे हैं, पहली बार कोई फिबोनाची नंबर पर हम आ रहे हैं, तो वो एक नया नंबर है, तो उसके सारी की सारी ब्रांचेस जनरेट होंगी। लेकिन सेम फंक्शन पर हम सेकेंड बार आएंगे, थर्ड बार आएंगे, फोर्थ बार आएंगे, रिपीटेड टाइम्स आएंगे, तो हमें उसका आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब किसी आंसर को हमें ऑलरेडी अगर पता होना चाहिए तो उस आंसर को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टोर ईच एंड एवरी फिबोनाची नंबर समवेयर। तो इसके पास इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम जो सारे के सारे फिबोनाची आंसर्स हैं उनको एक हैश मैप में यानी अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर लें। एक तो तरीका वो होता है, लेकिन हैश मैप क्यों कॉम्प्लिकेट करना कोड, जब हम सिंपली एक नॉर्मल एरे को रिप्रेजेंट करते हुए हम सारे के सारे आंसर्स स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली हम जो कैश बनाने वाले हैं, कैश यानी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर सारे के सारे फिबोनाची नंबर स्टोर होंगे, उनका आंसर स्टोर होंगे, वो एक सिंपल वेक्टर बनने वाला है, एक सिंपल एरे बनने वाला है। अब फिबोनाची नंबर्स, अगर हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो हमें फिबोनाची ऑफ 0 से लेकर फिबोनाची ऑफ n सारे के सारे आंसर स्टोर करने हैं। So what we will be doing in the recursive DP method, या फिर it is also known as the memoization method, is हम बोलने वाले हैं कि यार हमारे पास अगर फिबोनाची ऑफ 6 निकालना था तो we will create a 0th index, first index for Fibonacci 1, second index for Fibonacci 2, third index for Fibonacci 3, fourth index for Fibonacci 4, fifth index for Fibonacci 5 and sixth index for Fibonacci 6। टोटल हमारे को 7 साइज की एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी ये जो डीपी टेबल होगा या डीपी का कैश होगा वो n+1 एलिमेंट्स का होने वाला है। अगर n 6 था तो हम एक ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट रखेंगे क्योंकि हमें फिबोनाची ऑफ 0 और फिबोनाची ऑफ 1 भी स्टोर करना है। यानी शुरू में हम मान लेते हैं कि फिबोनाची ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 3, 4, 5, 6 ये सारे कैलकुलेट नहीं हो रखे हैं। हम इनिशियली इनकी वैल्यूज -1 मान लेते हैं। आप 0 भी मान सकते हैं इनकी वैल्यूज, लेकिन फिबोनाची ऑफ 0 0 ही होता है, इसलिए 0 से कंफ्यूज ना करने के लिए मैं एक ऐसी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं अपनी डीपी टेबल में जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किसी भी फिबोनाची नंबर का आंसर -1 नहीं आ सकता। यूजुअली आप ये अच्छी प्रैक्टिस देखोगे कि हम डीपी टेबल्स को ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, तो रिकर्सिव डीपी की बात कर रहे हैं अभी आप, जहां पर हम हर एक इंडेक्स पर एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कभी भी आंसर नहीं क्रिएट हो सकती, कभी भी आंसर नहीं बन सकती। आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे -1 भी आंसर हो सकता है। ऐसे सिनेरियोस में हम हमेशा या तो -∞ या +∞ या फिर -10⁵ या फिर कुछ भी एक ऐसा वैल्यू जो कि कभी भी आंसर नहीं बन सकता, ऐसा वैल्यू हम इनिशियलाइज करने वाले हैं अपने वेक्टर में। हम चाहें तो नल भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नल के साथ खेलना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो वी विल ट्राई टू कीप इट एज इंटीजर्स। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, वी आर सेइंग कि हमारे पास एक डीपी टेबल है और हर डीपी टेबल के इंडेक्स पर क्या पड़ा है, एक -1 वैल्यू पड़ा है। और बाय द वे जब मैं टेबल बोलता हूँ इसका मतलब 2D टेबल नहीं है। डीपी टेबल कुछ भी हो सकती है, वो 1D एरे हो सकती है, वो हैश मैप हो सकता है, वो 2D एरे हो सकती है, वो एक आप बोल सकते हो सिर्फ सेट हो सकता है। एनीथिंग कैन बी अ टेबल। सो राइट नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द डीपी टेबल एज अ 1D एरे यानी एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स जहां पर n+1 इंटीजर्स सबकी इनिशियल वैल्यू है -1। और अब हम ये सेम काम जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये सेम काम दोबारा रिपीट करेंगे और वी विल नाउ एक्सप्लोर क्या कैसे ये जो रिपीटेड कॉल्स हम परफॉर्म कर रहे थे, हाउ दीज रिपीटेड कॉल्स विल बी एलिमिनेटेड। इनिशियली वेक्टर टेबल में -1 पड़ा है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिबोनाची ऑफ 6 वंस अगेन। लेट मी कीप दिस entire table in one corner and let's perform the recursion.
जब हमने सबसे पहली बार फिबोनाची ऑफ 6 पर लैंड करा, पहली चीज हम चेक करेंगे क्या फिबोनाची ऑफ 6 का आंसर हमें ऑलरेडी पता है, क्या फिबोनाची ऑफ 6 एक बेस कंडीशन है, इज n लेस देन इक्वल टू 1, नहीं है, n लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, n तो 6 है। लेकिन अब हम ये दो कॉल्स लगाने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, अब हम ये दो कॉल्स लगाने से पहले एक कंडीशन चेक करेंगे कि क्या फिबोनाची ऑफ 6 का आंसर हमारी डीपी टेबल में ऑलरेडी पड़ा है या नहीं। और फिबोनाची ऑफ 6 का आंसर हम लॉजिकली अपने डीपी टेबल के 6th इंडेक्स पर शो कर रहे हैं। सो वी विल चेक कि डीपी ऑफ 6 क्या -1 के अलावा कोई भी और वैल्यू है क्या? नहीं यार, डीपी ऑफ 6 पर तो -1 ही पड़ा है। इसका क्या मतलब है कि अभी तक फिबोनाची ऑफ 6 का आंसर हमने कैलकुलेट नहीं करा है। So the condition which I was saying कि हमें चेक करना पड़ेगा वो क्या है, we are checking कि क्या dp of n में जो भी आंसर पड़ा है क्या वो -1 के अलावा कुछ पड़ा है। अगर -1 के अलावा कुछ पड़ा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास तो dp of 6 का ऑलरेडी आंसर आ चुका है। अगर ऑलरेडी आंसर हमारे पास होगा तो हम उसी सेम आंसर को रिटर्न कर देंगे, हमें दोबारा आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन ऑफ कोड को हम क्या बोल रहे हैं, इस लाइन ऑफ कोड को हम बोल रहे हैं चेक। कि चेक कर लो कि क्या हमारे पास अपनी कैश के अंदर, डीपी टेबल के अंदर करंट फिबोनाची नंबर का आंसर है या नहीं। अगर ये चेक कंडीशन ही ट्रू हो जाती, मतलब अगर हमारे पास आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट होता, वी वुड हैव रिटर्न दैट। बट ऑब्वियसली जब हम रिकर्जन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिबोनाची 6 का तो आंसर हमें नहीं पता होगा। सो नाउ इट विल मेक द यूजुअल 2 कॉल्स जो हम लगाने वाले थे एनीवेज। सो फिबोनाची ऑफ 6 विल मेक 2 कॉल्स, 1 टू फिबोनाची ऑफ 5, 1 टू फिबोनाची ऑफ 4। फिबोनाची ऑफ 5 पर पहले जाएंगे, हमेशा रिकर्जन ब्रांच बाय ब्रांच चलता है तो पहली ब्रांच पर जाएंगे। फिबोनाची ऑफ 5 का आंसर, डू वी ऑलरेडी नो इट और नॉट, क्या फिबोनाची ऑफ 5 का हाल फिलहाल आंसर हमारे पास है क्या? डू वी ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ फिबोनाची ऑफ 5 एज ऑफ नाउ, मतलब क्या डीपी ऑफ टेबल में डीपी ऑफ 5 5th इंडेक्स पर क्या कोई आंसर पड़ा है? नहीं यार, वहां पे तो -1 रखा है, मतलब आंसर नहीं पता हमें। तो डीपी ऑफ 5 भी जैसे पहले काम हो रहा था, जैसे पहले हमने रिकर्जन में सारी ब्रांचेस लिखी थी, ये F6 था, ये F5 था, तो दो ब्रांचेस जो कॉल हो रही थी सेम ब्रांचेस अभी भी कॉल हो रही है। तो हमें लग रहा है यार कुछ एक्स्ट्रा तो हम कर ही दे रहे, और रियल सेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, 2 ही लाइनों का कोड एक्स्ट्रा होने वाला है, देखने वाले हम। F3 का भी आंसर हमें नहीं पता। F3 भी क्या बोलेगा भाई, क्योंकि मुझे अपना आंसर नहीं पता, आई विल मेक द 2 रिकर्सिव कॉल्स F2 एंड F1। हालांकि रिकर्जन हमेशा पहली ब्रांच पर जाता है, तो लेट्स फर्स्ट गो टू द फर्स्ट ब्रांच। सो F2 विल मेक द 2 रिकर्सिव कॉल्स ऑन F1 एंड F0। अब बहुत ही ध्यान से देखना है, क्या मैंने कोई नंबर मिस कर दिया है? आई थिंक मैंने F4 मिस कर दिया बीच में, तो एक F4 और डाल देते हैं। लेट्स राइट F4 इन बिटवीन। F4 हमने सीधा F5 से F3 पर चले गए, so we have to write F4 as well. This is F4, F5 will make call to F4 and F5 will also make call to F3. F4 will also make call to one more function which is F2. एक बीच में स्टेप मिस कर दिया था, but anyways I think we have got the point. हमने स्टार्ट किया F6 से, F6 ने कॉल लगाई F5 पर, F5 ने कॉल लगाई F4 पर, F4 ने F3, F3 ने F2, F2 ने F1। अब जिस पॉइंट पर हम F1 पर खड़े हैं, क्या उस दिन हमारे को F1 का आंसर ऑलरेडी पता है? डू वी नो द आंसर ऑफ F1 ऑलरेडी? क्या फर्स्ट फिबोनाची नंबर हमें ऑलरेडी पता होता है कितना है, हाँ या ना? क्या अकॉर्डिंग टू द करंट कोड जो हमने लिख रखा है, और ये कोड कहाँ चला गया, आई डोंट नो, कुछ तो दिक्कत हो रही है। सो वी आर रिटर्निंग n फिबोनाची ऑफ int n। क्या हमें ऑलरेडी अपने करंट कोड में n लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर पता है? वी नो द आंसर विच इज 1। तो जो पहले बेस कंडीशन था वो तो अभी भी रहेगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस बार भी f ऑफ 1 का आंसर हमने 1 रिटर्न कर दिया विदाउट एनी इश्यू। हालांकि नेक्स्ट थिंग जो ध्यान से देखनी है वो क्या है, वी विल मेक द नेक्स्ट कॉल टू F0। F0 भी बेस केस है, उसका आंसर भी हमें ऑलरेडी पता है, तो वी विल रिटर्न 0 डायरेक्टली। जिन बेस केसेस में पहले रिटर्न कर देते हैं अभी भी रिटर्न करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, F2
ने अपना आंसर कैलकुलेट किया, f1 प्लस f0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज 1। जिस पॉइंट पर हमें अपने दोनों रिकर्सिव कॉल से आंसर मिल जाए, उस पॉइंट पर हम अपना आंसर एज इट इज रिटर्न कर दिया करते थे। 1 प्लस 0 1 रिटर्न कर दिया करते थे। रिटर्न तो अभी भी करना है, 1 प्लस 0 इज 1, आंसर तो सेम रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब हमें रिटर्न करना है। और वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो भी वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं, इस वैल्यू को हम अपनी डीपी टेबल में अपडेट करेंगे एंड देन वी विल रिटर्न द सेम वैल्यू, ताकि जब आगे जाके F2 रिपीट हो तो हमें दोबारा से F2 का आंसर कैलकुलेट ना करना पड़े, हमें डीपी टेबल में ऑलरेडी उसका आंसर प्रेजेंट मिले। So what we will do extra is just returning the answer. Instead of just returning the answer, we will say that dp of n is equals to the same answer and then return this dp of n. तो इन दो लाइनों के कोड को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला रिटर्न फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, तो वो आंसर सिंपली रिटर्न हो जाता। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं रिटर्न dp of n इक्वल टू द सेम थिंग, तो इस लाइन ऑफ कोड से दो चीजें होंगी। पहली चीज, dp of n में जो भी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगी, यानी dp of फिबोनाची ऑफ 2 के लिए आंसर dp of 2, यानी फर्स्ट इंडेक्स पर हम बोलेंगे, सॉरी सेकंड इंडेक्स पर फिबोनाची ऑफ 2 यानी dp of 2, सेकंड इंडेक्स पर हम बोलेंगे कि स्टोर द आंसर 1, स्टोर 1 प्लस 0 1 एंड देन रिटर्न द आंसर 1। पहले हमने डीपी टेबल में आंसर को स्टोर किया और फिर आंसर को रिटर्न किया। चलो आगे चलते हैं। तो नाउ फ्रॉम फिबोनाची ऑफ 3 हमें पता है कि भाई पहला फंक्शन हमने आंसर मंगवा लिया है। अब हम दूसरे फंक्शन पर जा रहे हैं। अभी तक आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा होगा कि हम ये डीपी टेबल मेंटेन कर क्यों रहे हैं। हमने ये दो लाइनें एक्स्ट्रा, एक लाइन चेक वाली और एक लाइन ये स्टोर वाली, इसको मैं स्टोर वाली लाइन बोलता हूं। तो दो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड, चेक एंड स्टोर। अगर हम रिकर्सिव कोड में इंट्रोड्यूस कर दें, इट बिकम्स अ मेमोराइजेशन का कोड, यानी रिकर्सिव डीपी का कोड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कितना ऑप्टिमाइज हो पाता है इससे। F3 ने अपना पहला आंसर मंगवाया, दो ब्रांचेस से आंसर मंगवाया, सेम थिंग। F3 अब अपना दूसरा आंसर मंगवाएगा। दूसरा आंसर के लिए हम F1 पर जाएंगे। F1 तो एक नॉर्मल बेस कंडीशन है, तो सिंपली रिटर्न n कर देगा। F1 का आंसर तो हमें पता है कि भाई 1 ही आता है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन जब अब F3 अपना आंसर रिटर्न करेगा 1 प्लस 1 एज 2, जब अपना आंसर रिटर्न करने वाला होगा अपने पेरेंट को, सो इट विल हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो आंसर रिटर्न तो होगा, बट साथ के साथ वो आंसर हमारी फिबोनाची ऑफ 3 यानी डीपी ऑफ 3 पे 1 प्लस 1 2 स्टोर भी हो जाएगा। अगर हम डीपी टेबल में आंसर को स्टोर नहीं करेंगे तो डीपी टेबल से आंसर चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है। हम डीपी टेबल में आंसर स्टोर कर रहे हैं तो उस आंसर्स को हम इवेंचुअली यूज करने वाले हैं। एंड यू आर अबाउट टू जस्ट सी कि फिबोनाची ऑफ 4 अपना पहला ब्रांच पूरा कर चुका है। अब जैसे ही फिबोनाची ऑफ 4 अपने दूसरे ब्रांच पर कॉल लगाने जाएगा, as soon as we make the second branch call F2 पर, क्या हमें F2 का आंसर ऑलरेडी डीपी टेबल में प्रेजेंट मिल रखा है, हाँ या ना? क्या ये जो चेक वाली कंडीशन है, क्या इसकी वजह से हम डीपी टेबल में जो फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर है वो एज इट इज सेम आंसर रिटर्न कर सकते हैं, यस और नो? वी विल से यार पिछली बार हमने फिबोनाची ऑफ 2 निकाला था, उसका आंसर 1 प्लस 0 एज 1 आया था, तो इस बार भी सेम ही आंसर आएगा। दोबारा कॉल्स लगाओगे सेम ही आंसर आएगा, कोई पॉइंट है नहीं दोबारा कॉल्स लगाने का। Since this repeated call is present, which will give us the same answer, overlapping sub problems, एक ही आंसर बार बार मांगा जा रहा है, ओवरलैपिंग, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स। ओवरलैपिंग बोलो रिपीटेड बोलो एक ही बात है, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स है। सो इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर डायरेक्टली डीपी टेबल से रिटर्न करना है। यानी इस बार हमें डायरेक्टली बोल देना है, क्योंकि डीपी ऑफ 2 नॉट इक्वल टू -1 है, क्योंकि 1 प्रेजेंट है, -1 नहीं है वो, यानी आंसर हमें ऑलरेडी पता है। अगर हमें आंसर ऑलरेडी पता है, we will return that same answer, we will return the one answer. फिबोनाची ऑफ 2 will not change its answer. उसको भले ही 100 बार पूछो आंसर उसका सेम ही आएगा।
अब जाकर फिबोनाची 4 बोलेगा भाई मेरे पास दोनों कॉल्स का आंसर मिल चुका है, एक का आंसर 2, एक का आंसर 1, आई विल रिटर्न माई आंसर एज 2 + 1 एज 3। लेकिन जब हम अपना आंसर रिटर्न करवाएंगे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, और वो है स्टोर एंड रिटर्न। तो जो भी आंसर हम रिटर्न करवा रहे हैं वो DP(4) में हम स्टोर भी कर लेंगे। फिबोनाची 4 क्या है? 2 + 1 3 है। क्या ये आंसर हमने सही कैलकुलेट करा भी है? क्या अगला नंबर 3 ही होता है? 0 1, 0 + 1 एज 1, 1 + 1 एज 2, 1 + 2 एज 3। हाँ ठीक है, 3 होता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नंबर अगला है हमारा 3। अब बहुत ही ध्यान से देखना, फिबोनाची 4 का आंसर 2 + 1 3 आया, हमने 3 को स्टोर भी कर लिया। फिबोनाची 5 अपना दूसरा रिकर्सिव कॉल लगाएगा, दैट विल बी ऑन फिबोनाची 3। पहले किसी भी नंबर के लिए रिकर्सिव कॉल लगाने से जस्ट पहले वी चेक, इज द नंबर अ नॉर्मल बेस कंडीशन? नो, n is not less than equal to 1. Is dp of n already calculated which is not equal to -1? Is dp of 3 not equal to -1? Yes, it is not equal to -1. इसका क्या मतलब है कि भाई फिबोनाची 3 पहले भी कैलकुलेट हो चुका है। अगर करंट नंबर पहले भी कैलकुलेट हो चुका है, डीपी टेबल में उसका आंसर पता है, तो वी विल जस्ट यूज दैट सेम आंसर एंड नॉट रिपीट द कैलकुलेशन अगेन। यानी फिबोनाची 3 का जो भी डीपी टेबल में आंसर हमें पता है विच इज 2, वी विल रिटर्न दैट सेम आंसर 2 फ्रॉम द डीपी टेबल, ताकि आप फाइनली F5 बोल पाए। माई आंसर विल बी 3 + 2 as 5. लेट्स स्टोर दैट 3 + 2 as 5. लेट्स स्टोर दैट आंसर एंड फाइनली अब आप लोगों को बताना है चैट सेक्शन में, आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। फाइनली जब अब F6 पर हम खड़े हैं, F6 ने अपना पहला फंक्शन का आंसर मंगवा लिया है, अब वो अपना दूसरा ब्रांच कॉल करवाएगा। जब हम दूसरी ब्रांच पर जाएंगे, डू वी ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ F4? यस और नो? क्या हमें F4 का आंसर ऑलरेडी पता है? अगर हाँ तो वो कितना है? If we already know the second branch answer, what is it? What is it? We will say कि यार F4 पिछली बार जितना निकला था जो कि 3 था, इस बार भी तो उतना ही निकलेगा, आंसर सेम ही तो रहेगा, आंसर चेंज होने नहीं वाला। So previously if it was 3, this time it will be also 3 जो DP टेबल में प्रेजेंट होगा। So we'll return that same answer. हमने चेक एंड रिटर्न करना है, अगर आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो। तब जाकर फाइनली फिर F6 अपना आंसर 5 + 3, 5 + 3 being 8 रिटर्न कर पाएगा। 8 हम स्टोर करके भी रिटर्न कर रहे हैं, हालांकि अब स्टोर का तो मतलब बनता नहीं है क्योंकि F6 तो रिपीट होने नहीं वाला, F6 तो एक ही बार था। तो F6 और F5 सिर्फ ऐसी 2 कॉल्स थी जो एक ही बार आई थी, बाकी सारी कॉल्स एक एक एक्स्ट्रा बार रिपीट हुई। तो अगर हम अब इन 2 लाइंस ऑफ एक्स्ट्रा कोड की मदद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो पहले ये जो हर बात पर 2-2 कॉल्स लग रही थी, टोटल एक्सपोनेंशियल कॉल्स लग रही थी। एक्सपोनेंशियल क्यों? 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ कॉल्स हर बार डबल हो रही थी। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स अगर आप काउंट करने जाओगे तो लगभग 2 आएगी। वैसे उससे थोड़ी कम आती है क्योंकि जो राइट वाली ब्रांच होती है वो लेफ्ट वाली ब्रांच से थोड़ी छोटी होती है, बट एवरेज केस में हम बोलते हैं, वर्स्ट केस में बोलते हैं कि यार सेम ही ब्रांचेस है, दोनों साइड सेम कॉल्स हो रही हैं। सो पिछली पॉइंट पर जब हम 2 की पावर n रिकर्सिव कॉल्स कर रहे थे, इस बार हम टोटल कितने फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं? हर फंक्शन में हम कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक इफ कंडीशन, एक और इफ कंडीशन और एक रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक फंक्शन कॉल तो कांस्टेंट है, बट ऐसे कितनी फंक्शन कॉल्स हमारे पूरे कोड में हो रही है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओवरऑल कोड में हम टोटल कितनी फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं डिपेंड बेस्ड ऑन वैल्यू n के ऊपर? n हमारा 6 था हाल फिलहाल। क्या हम लगभग ये बोल सकते हैं कि n कॉल्स इधर हुई हैं और n-1 कॉल्स इधर हुई हैं, तो n + n-1 यानी लगभग 2 टाइम्स n कॉल्स हुई हैं, हाँ या ना? ओवरऑल जो पूरा का पूरा कोड चला है, कैन वी से इट इज ऑर्डर ऑफ 2 टाइम्स n, बट 2 तो एक कांस्टेंट है, तो इट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n। क्या हम ड्रास्टिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सपोनेंशियल टाइम से सीधा लीनियर टाइम में रिड्यूस कर पाए हैं जस्ट बाय सेइंग
कि एक बार F2 निकल जाए तो उसे दोबारा कैलकुलेट मत करो, एक बार F3 निकल जाए तो उसे दोबारा कैलकुलेट मत करो, एक बार F4 निकल जाए तो उसे दोबारा कैलकुलेट मत करो। एक बार किसी भी फंक्शन का आंसर पता हो तो उसे दोबारा से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करो, आंसर्स को स्टोर करो, ताकि सेम प्रॉब्लम्स का आंसर हम सेम रिटर्न कर पाए जो पिछली बार कैलकुलेट कर लिया था। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लीनियर। हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने कुछ भी बेटर किया है क्या? अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सोचेंगे, अभी भी एक ब्रांच की लेंथ n है। रिकर्जन कितना स्पेस लेता है? जितना एक ब्रांच की लेंथ होती है। तो एक ब्रांच की लेंथ अगर अभी भी n है तो रिकर्जन तो अभी भी ऑर्डर ऑफ n स्पेस ले रहा है। उसके अलावा हमने एक डेटा स्ट्रक्चर और बना लिया है और वो है हमारा डीपी टेबल। तो रियल सेंस में देखा जाए तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n स्पेस बिकॉज ऑफ रिकर्जन, ऑर्डर ऑफ n स्पेस बिकॉज ऑफ द फंक्शन कॉल स्टैक जहां पे फंक्शंस पुश हो रहे हैं, प्लस ऑर्डर ऑफ n बिकॉज ऑफ द डीपी टेबल। तो दो ऑर्डर ऑफ n जितने स्पेस यूज हुए हैं, जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं अगर हम रिकर्सिव कोड नॉर्मली करते। पिछले कोड में हम कोई डीपी टेबल नहीं बना रहे थे, वहां पे सिर्फ रिकर्जन की वजह से जितना स्पेस यूज हो रहा था उतना हो रहा था। बट अब रिकर्जन तो हो ही रहा है, साथ के साथ एक डीपी टेबल भी मेंटेन कर रखी हमने। तो फटाफट से क्या करते हैं, एडिटर पे चलते हैं, इस दो लाइन्स के कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस, लेट मी रीनेम द फंक्शन एज मेमो। इस फंक्शन का नाम मेमो रख देते हैं। जब भी हम रिकर्सिव डीपी करते हैं उसे हम मेमोराइजेशन बोलते हैं, उसका नाम मेमोराइजेशन होता है कि हमने मेमोराइज कर लिया किसी भी फंक्शन का आंसर, किसी भी इनपुट का आंसर। तो if we already know the answer, if dp table of n is not equal to -1, we will return dp of n as it is. Otherwise, we will calculate the answer, return the answer and store the answer as well. उस आंसर को हम स्टोर करके रिटर्न करेंगे। अब ऑब्वियसली भाई ये जो डीपी टेबल है हमें पास भी करनी पड़ेगी। सो लेट्स क्रिएट द डीपी टेबल। हम क्या करते हैं, हम अपने मेन फंक्शन में, ये मेन लॉजिक है, ये वाला रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, ये वाला रिकर्सिव फंक्शन है। हम बोलते हैं कि एक डीपी टेबल बनाते हैं। कितने साइज की बनानी थी? तो n साइज की या n+1 साइज की? जो डीपी टेबल बनेगी कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, n या n+1? अगर फिबोनाची ऑफ 6 का भी आंसर शुरू करना है तो फिबोनाची ऑफ 6 के लिए 6th इंडेक्स चाहिए। अगर 6th इंडेक्स चाहिए तो 7 एलिमेंट्स की एरे चाहिए। तो वी विल क्रिएट इट एज n+1 एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर यूजुअली गलती करते हैं, लोग n साइज की बना लेते हैं, फिर उन्हें एरर आ रहे होते हैं, फिर वो समझ नहीं पाते क्या करना है। तो -1 से इनिशियलाइज करना अभी के लिए हाल फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 0 से इनिशियलाइज कर दोगे तो आप यहाँ पे 0 वाला चेक लगा देना लाइन नंबर 10 पर। अगर आप -1 से इनिशियलाइज करोगे तो -1 वाला चेक। लेकिन आगे जाके जब 0 बहुत बार आंसर बनेगा, अभी तो सिर्फ एक ही जगह आंसर है f(0) ऑलरेडी रिटर्न कर रहे हैं हम, तो काइंड ऑफ अभी ये वाली लाइन ऑफ कोड में हम 0 वाला चेक लगाए, -1 वाला चेक लगाए, फर्क नहीं पड़ रहा। बट आगे जाके हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल, कि आगे जाके f3 का आंसर ही अगर 0 आ जाता, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि f3 का आंसर ही 0 आ जाता, ऐसे सिनेरियो में अगर मैं नॉट इक्वल टू 0 चेक कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं चेक कर रहा हूं कि क्या आंसर 0 के अलावा कुछ है। अगर फिबोनाची का आंसर ही 0 होता और मैंने इनिशियलाइज ही 0 से कर रखा है डीपी टेबल को, तो मैं चेक करूंगा कि कोई आंसर 0 के अलावा कैलकुलेट तो नहीं हो गया, तो ही आंसर माना जाएगा। नॉट इक्वल टू -1 का मतलब आंसर -1 नहीं है, मतलब डीपी टेबल में ऑलरेडी आंसर पड़ा है। और डीपी ऑफ n किसी का -1 होना यानी उसका आंसर नहीं कैलकुलेट हुआ है अभी तक। तो अगर मैंने ये -1 की जगह 0 रख दिया होता तो मैं मान रहा हूं कि 0 इज नॉट ट्रीटेड एज आंसर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ डीपी वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम मेमोराइजेशन करेंगे तो डीपी टेबल को एक ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे जो कभी भी आंसर ना बने या फिर बहुत कम बार बने। तो डीपी टेबल, अब इस डीपी टेबल को हमें अपने रिकर्जन में पास करना है, लेकिन किसी भी वेक्टर को, किसी भी एरे को जब हम पास करते हैं, स्पेसिफिकली वेक्टर को या किसी और एसटीएल लाइब्रेरी को, तो क्या एज इट इज पास कर देना चाहिए क्या? शुड बी पास इट बाय वैल्यू? क्या किसी वेक्टर ऑफ डीपी को हमें पास बाय वैल्यू करना चाहिए क्या?
पास बाय वैल्यू करने का क्या मतलब होगा कि हर बार रिकर्सिव कॉल में नया डीपी टेबल बनेगा, मतलब कॉपी होगा, इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ द डीपी। वी शुड ऑलवेज इंश्योर कि डीपी टेबल बाय रेफरेंस पास हो, वरना ब्लंडर हो जाएगा। आप हर नए फंक्शन कॉल में एक नया डीपी टेबल बना रहे होगे, अगर n कॉल्स हो रही हैं तो n बार डीपी टेबल बन रहा है, एक डीपी टेबल n साइज का है, ऐसा n बार बनाओगे तो n स्क्वायर टाइम लग गया, n स्क्वायर स्पेस लग गया, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। इसलिए बाय रेफरेंस पास करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स पास द डीपी टेबल हियर, लेट्स पास इट हियर, and let's make the recursive call return memoization of n comma dp। dp table pass कर दिया। This time the time complexity will be linear, space complexity will also be linear। time complexity linear इसलिए है क्योंकि हमने repeated calls remove कर दी हैं, और space complexity linear अभी भी इसलिए है क्योंकि अभी भी recursion कर रहे हैं, on top of which dp table भी बना रहे हैं। So let's run the code and see if it is working fine or not। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्यों यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड आ रहा है, तो एक बार इसको रीलोड करते हैं। ओके, सारे के सारे इश्यू लग रहा है आज ही आने हैं। क्रोम भी अपडेट मांग रहा है, लीड कोड भी लॉग इन करने के लिए बोल रहा है, तो डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। Okay, and let's now log in into LeetCode। Hopefully code delete now हुआ। Let's hope that। Okay, let's run the code। हमने अब क्या कर लिया है, हमने अपने कोड को मेमोइज्ड डीपी में, या फिर आप बोल सकते हो रिकर्सिव डीपी में कन्वर्ट कर लिया है। कोड पहले भी एक्सेप्टेड जाता, इस बार भी ऑब्वियसली एक्सेप्टेड तो हो ही जाएगा, लेकिन इस बार जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही बेटर होगा। पिछली बार अगर मैंने सबमिट करा होगा तो उस सॉल्यूशन का जो आप बोल सकते हो टाइम लिमिट होगा, जो टाइम टेकन होगा वो बहुत ही पुअर होगा। जैसे कि इस कोड की हम बात करेंगे तो चलो और भी बेटर कोड हो गया, बट आई एम नॉट श्योर कि हमने कोई ऐसा सबमिशन करा होगा जहां पर हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। यस, दिस इज रिकर्सिव कोड। इसमें जो हमने टाइम लिया है वो 13 मिलीसेकंड लिया है, लेकिन अब जो हम टाइम ले रहे हैं वो 0 पॉइंट समथिंग मिलीसेकंड हुआ होगा, तो दिस इज ड्रास्टिकली बेटर। अब बात आती है कि यार हमें और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन लाना है। रीजन बीइंग, अगर हम अपने कोड में रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो रिकर्जन को यूज करने का कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ आप बोल सकते हो ओवरहेड होता है। देयर इज रिकर्जन ओवरहेड। ऐसा क्यों है? जब भी हम रिकर्जन परफॉर्म करते हैं तो हर नए फंक्शन कॉल के लिए मेमोरी में एक नया फंक्शन का जगह बनता है, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल स्टैक ट्रेस। मतलब एक फंक्शन के लिए पूरा मेमोरी एलोकेट होगा, उसके पास जो भी वेरिएबल्स होंगे वो क्रिएट होंगे, भले रेफरेंस वेरिएबल्स हो लेकिन वो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। फिर वो सारे के सारे मेटा डेटा के उस फंक्शन के पास क्या क्या लाइंस ऑफ कोड हैं, किस लाइन पर अभी वो फंक्शन खड़ा हुआ है, वो सारा का सारा मेटा डेटा स्टोर होगा। और ऐसा अगर हम n फंक्शंस के लिए करते हैं तो इट विल अकाउंट फॉर सम अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस एंड एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ स्पेस। भाई हर फंक्शन को अगर एक नया ब्लॉक मिलेगा मेमोरी के अंदर, तो हमने देखा था कि अगर ऐसे n सच फंक्शंस होंगे तो n स्पेस होगा। एंड जब फंक्शंस को पुश करते हैं और जब फंक्शंस को पॉप करते हैं तो वो थोड़ा टाइम तो लेता है। एक लूप चलाना इज ऑलवेज फास्टर देन परफॉर्मिंग रिकर्जन। रिकर्जन में आपको लग रहा है कि हम लीनियर रिकर्जन कर रहे हैं, यानी n फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन ये वाला लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम लूप के लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कंपेयर करेंगे, द एक्चुअल रन टाइम टेकन विल बी वे फास्टर अगर हम
लूप वाला रिकर्जन, सॉरी लूप वाला लीनियर टाइम लिखते हैं वर्सेस रिकर्जन वाला लीनियर टाइम। आई होप मैंने कंफ्यूज ना किया हो। लेट मी रिपीट, अगर मैं कभी भी रिकर्सिव कोड लिखता हूं तो हर नया फंक्शन मेमोरी में क्या करता है, इसको समझते हैं। हर नया फंक्शन मेमोरी में एक n नाम का वेरिएबल बनाएगा, एक dp नाम का वेरिएबल बनाएगा, एक वो पॉइंटर स्टोर करेगा कि मैंने कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट कर दी है, मेरे को कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी बाकी है, मतलब जो फंक्शन का कोड है वो किस लाइन तक पूरा हो चुका है। ऐसा हम हर फंक्शन के लिए करेंगे। जितने भी फंक्शन हम पुश कर रहे हैं, हर फंक्शन अपना n नाम का वेरिएबल, dp नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा। जब फंक्शंस पुश होते हैं तो पुश होने में कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा क्योंकि इतने सारे नए वेरिएबल बन रहे हैं, और जब फंक्शन पॉप होंगे तो भी कुछ टाइम लगता है क्योंकि हमें पता लगाना पड़ता है कि हम पिछले किस फंक्शन पर जाएं, हम पिछले किस फंक्शन पर जाएं, हम पिछले किस फंक्शन पर जाएं। तो माय पॉइंट इज कि ऑलवेज ट्राई टू रिमूव रिकर्जन इफ पॉसिबल। कभी भी अगर आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है रिकर्सिव कोड में या स्पेस लिमिट एक्सीडेड आ रहा है रिकर्सिव कोड में, तो चांसेस हैं कि वो रिकर्जन की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ डीपी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट इट इज बिकॉज ऑफ हाउ रिकर्जन परफॉर्म्स, हाउ रिकर्जन एक्ट्स इंटरनली, एंड दैट इज बाय पुशिंग फंक्शंस एंड पॉपिंग फंक्शंस। तो अब जो अगला ऑप्टिमाइजेशन हम करने वाले हैं वो क्या है, वो है एक रिकर्सिव डीपी के कोड को इटरेटिव डीपी में यानी लूप वाले डीपी में कन्वर्ट करना, जिसमें हम रिकर्जन को रिमूव कर देंगे। शैल वी गो टू द नेक्स्ट कोड फोक्स? क्या अगला अप्रोच सीखें? क्या ये समझे कि इस सेम रिकर्सिव डीपी को हमें इटरेटिव डीपी में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते? यानी अगर हमें सेम प्रॉब्लम को टैबुलेशन से सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे? शैल वी डिस्कस इट? थोड़ी सी एनर्जी फोक्स, थोड़ी सी। कैन यू गाइस राइट यस इन द चैट? क्या हम समझे कि इटरेटिव डीपी कैसे करना है? चलो, जब भी हम रिकर्सिव डीपी करते हैं तो याद करो कि रिकर्सिव डीपी बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है और छोटी प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है। इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, कि बड़ी प्रॉब्लम का आंसर छोटी प्रॉब्लम के आंसर्स पर डिपेंड करे। ये रिकर्जन की प्रॉपर्टी होती है। फैक्टोरियल ऑफ n, मान लो 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो 4 फैक्टोरियल पे कॉल लगाएगा, वो 3 फैक्टोरियल पे कॉल लगाएगा एंड सो ऑन। 2 की पावर 5 कैलकुलेट करना है तो वो 2 की पावर 4 कैलकुलेट करेगा, वो 2 की पावर 3 कैलकुलेट करेगा एंड सो ऑन। फिबोनाची ऑफ 6 कैलकुलेट करना है तो वो फिबोनाची ऑफ 5, फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम पर कॉल लगाता है। वी गो फ्रॉम द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम इन केस ऑफ रिकर्जन। तो इसका एक और नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं टॉप डाउन डीपी। टॉप डाउन डीपी यानी बड़ी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो और उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करो, टॉप डाउन डीपी। वहीं पर इटरेटिव डीपी, लूप बेस्ड डीपी क्या होगा? लूप बेस्ड बोलेगा कि भाई हमें बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम पर नहीं जाना, वी विल यूज स्मॉलर आंसर्स, उनको जोड़ के बड़ा आंसर बनाएंगे, उनको जोड़ के और बड़ा आंसर बनाएंगे, उनको जोड़ के और बड़ा आंसर बनाएंगे। ऐसा समझो हमने लेटर्स समझे A to Z, लेटर्स से वर्ड्स बनाए, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाए, सेंटेंसेस से हमने पैराग्राफ बनाए, पैराग्राफ से हमने पूरा ऐसे लिख दिया। छोटी चीज पकड़ेंगे, उससे बड़ा चीज बनाएंगे, उससे और बड़ी चीज बनाएंगे, उससे और बड़ी चीज बनाएंगे। मतलब जो फ्लो होने वाला है वो इटरेटिव डीपी में स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ डीपी यानी स्मॉलेस्ट आंसर से बिगेस्ट आंसर की तरफ जाने वाला है। डीपी टेबल तो सेम ही रहेगी। डीपी टेबल जो पिछली बार हमने n+1 साइज की बनाई थी वो भी n+1 साइज की रहेगी। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, टोटल 7 एलिमेंट्स, 7 इंडिसेस 0 से 6, टोटल n+1 साइज की एरे यानी 7 साइज की एरे बना लेते हैं। लेट्स शो सम पार्टीशंस। डीपी टेबल अगर हम इटरेटिव डीपी के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो इस बार आई एम सेइंग कि यार हमें ना हर इंडेक्स पर इनिशियली क्या वैल्यू है उससे फर्क नहीं पड़ता। हर इंडेक्स पर इनिशियली क्या वैल्यू स्टोर करके वी डोंट केयर नाउ। रिकर्सिव डीपी में वो मैटर करता था क्योंकि हम कंडीशन चेक करते थे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या वैल्यू है। बट यहाँ पर क्योंकि हम छोटी प्रॉब्लम से आंसर स्टार्ट करते हुए बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, वी डोंट केयर कि बड़ी प्रॉब्लम पर क्या आंसर पड़ा हुआ है, वो तो इवेंचुअली कैलकुलेट होगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक, शुड वी स्टार्ट आवर लूप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? कौन सी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम है अभी वाले सिनेरियो में? देखो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा कि लूप कैसे चलेगा। हाल फिलहाल
इज द स्मॉलर प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग डीपी ऑफ 0 डीपी ऑफ 1 यानी फिबोनाची ऑफ 0 फिबोनाची ऑफ 1, और इज द स्मॉलर प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग फिबोनाची 5 फिबोनाची 6? कौन सी प्रॉब्लम स्मॉलर प्रॉब्लम है? कहां से लूप स्टार्ट होने वाला है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? ये मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैट्रिक्स के केसेस में जब हम इटरेटिव डीपी लगाएंगे तो कभी कभार लूप कॉलम बाय कॉलम चला करेगा, कभी कभार लूप रो बाय रो चला करेगा, कभी कभार वो टॉप टू डाउन जाएगा, कभी कभार वो बॉटम टू अप जाएगा। हमें अलग अलग तरह की इटरेटिव स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। तो हाल फिलहाल द स्मॉलर प्रॉब्लम इज ऑन द लेफ्ट साइड, सबसे छोटे फिबोनाची नंबर्स लेफ्ट पे है, सबसे छोटा फिबोनाची नंबर सबसे छोटा प्रॉब्लम है। बड़े प्रॉब्लम राइट साइड है। इसको कैसे समझना है? जहां से रिकर्जन स्टार्ट होता है वो होता है बड़ा प्रॉब्लम, जहां पर रिकर्जन जाके एंड करता है वो होता है छोटा प्रॉब्लम। अगर ये वाले बेस केसेस को हटा दे, इन वाले बेस केसेस पे ध्यान दो जहां पर इवेंचुअली हमें पता है कि आंसर क्या है। तो एट द लेफ्ट साइड वी हैव स्मॉलर प्रॉब्लम्स, एट द राइट साइड वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स। रिकर्सिव डीपी में हम बेस कंडीशन रखते थे n0 n1 के लिए, वो बेस कंडीशन अब रिप्लेस हो जाएगी किससे? डीपी ऑफ 0 डीपी ऑफ 1 पे। मतलब हम डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 का आंसर ऑलरेडी स्टोर करके रखेंगे। भाई कोई यहाँ पर रिकर्जन तो होने नहीं वाला। जब हम डीपी ऑफ 0 पर जाएंगे तो रिटर्न 0, डीपी ऑफ 1 पे जाएंगे तो रिटर्न 1। अब कोई रिटर्न विटर्न का कोड होने ही नहीं वाला। सो वी विल से कि यार ऑलरेडी हमें पता है कि डीपी ऑफ 0 0 है, डीपी ऑफ 1 1 है। अगर कम से कम हमारे पास एरे में 2 एलिमेंट्स हैं तो शुरू के 2 एलिमेंट्स हम इनिशियलाइज करके रख देंगे 0 और 1। और जो प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, जो इटरेशन अब स्टार्ट होगी, वो सेकेंड फिबोनाची नंबर ऑनवर्ड से स्टार्ट होगी इन द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। सबसे छोटी जो प्रॉब्लम है, जो बेस कंडीशन नहीं है, वो है फिबोनाची ऑफ 2, डीपी ऑफ 2। अब आप लोगों को ही बताना है चार्ट में कि डीपी ऑफ 2 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू आई नीड टू डू। डीपी ऑफ 2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। डीपी ऑफ 0 पर फिबोनाची ऑफ 0 रखा हुआ है, डीपी ऑफ 1 पर फिबोनाची ऑफ 1 रखा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर कैसे कैलकुलेट हो? हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? लूप लगाना है इस बार सिर्फ। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिंपली रनिंग अ लूप। पहले लिख लेते हैं जो अभी तक कोड कर चुके हैं हम। डीपी ऑफ 0 में 0 स्टोर कर दिया, डीपी ऑफ 1 में 1 स्टोर कर दिया। लूप स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट इंडेक्स के बाद यानी सेकंड इंडेक्स से, क्योंकि 0 और फर्स्ट इंडेक्स का आंसर हमें ऑलरेडी पता है। एंड वी आर सेइंग कि डीपी ऑफ आई का आंसर मुझे निकालना है, यानी करंट नंबर मुझे निकालना है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डीपी ऑफ आई? अभी आई जो है वो सेकंड इंडेक्स पर है, तो हाउ विल आई बी एबल टू कैलकुलेट डीपी ऑफ 2? Can I say dp of 2 is the sum of dp of 1 plus dp of 0? Can I say भाई करंट नंबर का आंसर पिछले 2 इंडिसेस की वैल्यूज का सम है, पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स का सम है। द करंट नंबर इज 0 plus 1 is 1. dp of I is the sum of dp of I minus 1 plus dp of I minus 2. यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो जो चीज हम पहले रिकर्सिव कोड के थ्रू मंगवा रहे थे, अब वो चीज रिकर्सिव कोड से रिप्लेस होकर डायरेक्टली डीपी टेबल में आ चुकी है, क्योंकि अब हम छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। अब हम फिबोनाची ऑफ 2 से आंसर मंगवा रहे हैं, जो कि है डीपी ऑफ 1 प्लस डीपी ऑफ 0। फिर फिबोनाची ऑफ 3 से बोलेंगे डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 1। फिर फिबोनाची ऑफ 4 यानी डीपी ऑफ 4 विल बी इक्वल टू डीपी ऑफ 3 प्लस डीपी ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो अब छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट आई प्लस प्लस Fibonacci of 3, dp of 3 will be equal to dp of 2 plus dp of 1. 1 plus 1 as a 2. Next number, dp of 4 will be equal to dp of 3 plus dp of 2. 1 plus 1 as 3. भावेश आपने लिखा है कि हम 2 वेरिएबल से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वो फाइनल ऑप्टिमाइजेशन है, वो फोर्थ ऑप्टिमाइजेशन है, उस पर आएंगे। लेकिन वो ऑप्टिमाइजेशन इस अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले ये अप्रोच सीखेंगे तब जाके हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे। आगे चलते हैं। फिबोनाची ऑफ 5 इज सम ऑफ फिबोनाची ऑफ 4 एंड फिबोनाची ऑफ 3। 3 plus 2 द नेक्स्ट नंबर विल बी 5 एंड फाइनली जो आखिरी नंबर है डीपी ऑफ 6 का, वो होगा डीपी ऑफ 5 प्लस डीपी ऑफ 4 यानी 3 plus 5 as 8।
और हम इस फाइनल आंसर को रिटर्न भी कर सकेंगे। हमें आंसर तो बस फाइनल वाला ही चाहिए, तो हम फाइनल आंसर को रिटर्न कर पाएंगे। तो अगर कोड की तरफ देखा जाए तो अभी भी हम जो लूप लगा रहे हैं वो 2 से n यानी लगभग लगभग n एलिमेंट्स के ऊपर लूप लगा रहे हैं। सो स्टिल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हालांकि क्या अब हमारे पूरे कोड में रिकर्जन है, और इज इट नाउ रिकर्जन फ्री? मतलब क्या हमने कोड में रिकर्जन एलिमिनेट कर दिया है, और आर वी स्टिल यूजिंग इट? वी हैव रिमूव्ड इट ऑल टुगेदर। हमारे पूरे कोड में हम बस लूप लगा रहे हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी भी लीनियर है बिकॉज ऑफ द डीपी टेबल, लेकिन ना तो अब फंक्शन कॉल स्टैक है मेमोरी में, और ना ही फंक्शंस को पुश करने के वजह से कुछ मेमोरी ओवरहेड या टाइम ओवरहेड हमें लग पा रहा है। मतलब ना तो कुछ नए फंक्शंस पुश हो रहे, ना फंक्शंस पॉप हो रहे। सिंपल एक ही फंक्शन में सारा काम हो जाएगा एंड वी विल रिटर्न दैट आंसर। तो एक बार फटाफट से क्या करते हैं, जो करंट कोड हमने सीखा है उसको लिखते हैं। तो डीपी हम टैबुलेशन से निकालना चाहते हैं, इसको बॉटम अप डीपी भी बोलते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे आंसर्स की मदद से बड़े आंसर्स की तरफ जा रहे हैं। बॉटम अप, छोटे आंसर्स को यूज करो, बड़े आंसर को कैलकुलेट करो। तो टैबुलेशन ऑफ n कैसे निकलेगा? अगर तो n लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये टैबुलेशन वगैरह बनाने की नीड ही नहीं है। रिटर्न n, सेम बेस कंडीशन जो पहले लिखी थी वो अभी भी लिख सकते हो। लेकिन अब रिकर्सिव कोड की जगह हम सिंपली एक वेक्टर बनाएंगे। जो वेक्टर हम पहले नीचे बना रहे थे वो डायरेक्टली ऊपर ही बना लेंगे। तो वी विल क्रिएट अ वेक्टर। इनिशियलाइज करना इस बार जरूरी नहीं है -1 से, किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करोगे चलेगा। तो इवन इफ इट डोंट इनिशियलाइज इट इज स्टिल फाइन। डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 1 पर 0 और 1 रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये दोनों वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वहां पे कुछ गार्बेज पड़ा होगा, और अगर गार्बेज पड़ा होगा और लूप लगाएंगे डीपी ऑफ 2 इक्वल्स टू डीपी ऑफ 1 प्लस डीपी ऑफ 0, तो गार्बेज ऐड हो जाएगा। सो एंश्योर कि जब लूप स्टार्ट हो रहा हो तो डीपी ऑफ 0 और 1 ऑलरेडी हमें पता हो। एंड लूप विल से कि डीपी ऑफ i विल बी द सम ऑफ प्रीवियस 2 डीपी वैल्यूज। जो हम पहले रिकर्सिव कोड से मंगवा रहे थे वो हम अब डायरेक्टली अपने डीपी टेबल से ही मंगवा रहे हैं। इन द लास्ट वी हैव टू रिटर्न डीपी टेबल्स लास्ट इंडेक्स, आखिरी वैल्यू चाहिए हमें। सो सेम काम हम कर चुके हैं इस बार टैबुलेशन की मदद से, और इस बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है, यानी रिकर्सिव डीपी को टैबुलेशन में कन्वर्ट करना हो तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो चेंज नहीं आता, बट एक्चुअली जब आप रन टाइम निकालने जाओगे, एक्चुअल जब आप स्पेस निकालने जाओगे, वहां पर इंप्रूवमेंट आएगी। लेट मी फर्स्ट रन द कोड, एंड अगर हम इस कोड को सबमिट करेंगे, लेट मी शो यू। पिछला जो सबमिशन था वहां पर पिछला सबमिशन, लेट मी शो यू। इन द प्रीवियस सबमिशन वी वर टेकिंग 8 MB, जो रिकर्सिव डीपी था वहां पर हम 8 MB स्पेस ले रहे थे, और इस बार भी इनफैक्ट ये सेम दिखा रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार अगर मैं n की वैल्यू बढ़ा लेता, यहाँ पे तो चलो n की वैल्यू बहुत छोटी थी तो ज्यादा फर्क नहीं दिखा यहाँ पे, लेकिन आप अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर ही मेरे को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, बट लेट्स सी। मान लेते हैं n की वैल्यू 30,000 हमने ले ली है, 3 लाख ले ली। लेट्स सी इफ इट इज अलाउड। ठीक है, तो इसने तो अलाउ ही नहीं करा। व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू दी लीड कोड एडिटर। लीड कोड के एडिटर पे चलते हैं और वहां पर डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो टू अ प्लेग्राउंड एंड एक प्लेग्राउंड क्रिएट करा। उस प्लेग्राउंड में हमने लैंग्वेज C++ सेट करी, उसमें हमने ये टैबुलेशन का कोड पेस्ट करा। टैबुलेशन का कोड हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली फिबोनाची ऑफ लेट्स सी आउट फिबोनाची ऑफ 30,000 या फिर 3 लाख समथिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली जो आउटपुट आएगा वो गार्बेज आएगा, क्योंकि इतना बड़ा फिबोनाची नंबर ओवरफ्लो कर जाएगा इंटीजर की रेंज से। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो क्या है, और कुछ इशू भी आ रहा है। व्हाट इज द इशू? वैल्यू टाइप, क्या हमने कुछ गलत किया है? We have created tabulation का कोड cout फिबोनाची। क्या कुछ गलत कर रहे हैं folks? हम
इस कोड को दोबारा कॉपी कर लेते हैं और रीसेट कैसे करते हैं, लेट्स रीसेट द कोड। आई थिंक कोड तो ऐसे ही होता था यार, रिटर्न 0 करना होता है क्या, लेट्स रिटर्न 0 एज वेल। हो सकता है ये जो अनडिफाइंड आ रहा हो ये इतनी बड़ी वैल्यू की वजह से आ रहा हो, एक बार मैं 30 के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है कि ये जो ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो की वजह से ये इशू आ रहा है कि हम जो आंसर निकाल रहे हैं, जो ये इतनी बड़ी वैल्यू प्लस इतनी बड़ी वैल्यू हो रहा है, ये इंटीजर की रेंज से ओवरफ्लो कर रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, जस्ट टू शो यू कि ऐसे इश्यूज में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे इश्यूज में हमें एक बहुत बड़ी वैल्यू का मॉड ले लेना चाहिए। मतलब इन एडिशंस में हमें यूजुअली 10 की पावर 9 प्लस 7 ऐसी वैल्यूज का मॉड लेना चाहिए। ये आगे जाके आप पढ़ोगे बिट मैनिपुलेशन वगैरह में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 की पावर 9 प्लस 7 ये एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर से जब हम मॉड लेते हैं तो जो आंसर आता है वो इंटीजर की रेंज के अंदर अंदर आता है। मतलब जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर विल स्टे विद इन इंटीजर। इसको अभी के लिए इग्नोर करना है, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आंसर अभी हाल फिलहाल तो चेंज नहीं होगा छोटे इनपुट के लिए 30 फिबोनाची नंबर के लिए, लेकिन मैं अगर बहुत बड़ा फिबोनाची नंबर इससे मंगवाता हूँ तो ये मेरे को आंसर तो लाकर देगा और वो आंसर इंटीजर की रेंज के अंदर अंदर लाई करेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इसने 10 मिलीसेकंड लिए इतने बड़े फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। यही सेम काम अगर मैं रिकर्सिव डीपी से करता, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ओवरहेड लगता टू पुश न्यू फंक्शंस। तो देख लेते हैं कि क्या वो एक्स्ट्रा ओवरहेड इतने नंबर के लिए आएगा या फिर इससे भी बड़े नंबर के लिए आएगा। इवन हियर व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल से यार फिबोनाची का आंसर कैलकुलेट करने के लिए लेट्स रिमूव दिस फंक्शन, वी विल से कि जो डीपी का आंसर कैलकुलेट हो रहा है उसमें हम मॉडुलस 10 की पावर 9 प्लस 7 कर लेते हैं ताकि आंसर इंटीजर की रेंज के अंदर रहे। एंड इफ वी रन द कोड दिस टाइम, पिछली बार कितना टाइम लिया था 10 मिलीसेकंड, इस बार जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो ये मेमोराइजेशन वाला हो रहा है, मतलब रिकर्सिव वाला हो रहा है। और रिकर्जन में हमें एक दूसरा ही इशू आ चुका है और वो दूसरा इशू आप देखोगे तो इवेंचुअली आपको क्या दिखेगा, स्टैक ओवरफ्लो दिखेगा। मतलब आपने इतने सारे फंक्शंस पुश कर दिए हैं कि स्टैक में जगह ही नहीं बची। दो इश्यूज थे रिकर्जन के साथ, एक तो इतने सारे फंक्शंस पुश करोगे तो हर फंक्शन पुश करने के साथ साथ कुछ ओवरहेड एसोसिएटेड होगा, साथ के साथ हर फंक्शन का कुछ मेमोरी लगेगा, हर फंक्शन अपने वेरिएबल बनाएगा। तो अब जो कोड हमने इतने बड़े इनपुट, आई थिंक ये 3 लाख या 30 लाख है, ये हो सकता है 3 करोड़ हो, दिस इज 30 लाख फिबोनाची नंबर टैबुलेशन से तो कैलकुलेट हो गया लेकिन मेमोराइजेशन से नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेमोराइजेशन में स्टैक ओवरफ्लो आ गया। क्या ये बात सबको समझ आ पा रही है कि हमने पिछले कोड से इस कोड में भी ऑप्टिमाइजेशन करी है, भले दोनों लीनियर टाइम लीनियर स्पेस हैं, ऑर्डर ऑफ एन टाइम ऑर्डर ऑफ एन स्पेस, लेकिन तब भी इट इज कंसिडर्ड एज अ ऑप्टिमाइजेशन। रीजन बीइंग अब हम रिकर्जन यूज नहीं कर रहे, यानी ना तो हम फंक्शन कॉल स्टैक को यूज कर रहे हैं और ना ही हम स्टैक के एसोसिएटेड जो फंक्शन पुश होते हैं, फंक्शन पॉप होते हैं, वो ओवरहेड ले रहे हैं। मतलब उस फंक्शन पुश और फंक्शन पॉप के होने का जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है वो भी अब एलिमिनेट हो चुका है। ये बात जिनको भी समझ आई है प्लीज राइट यस, फटाफट फटाफट हो। देन वी विल डिस्कस द लास्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच व्हिच इज द स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। हमने अब तक 3 अप्रोचेस कर लिए हैं। इस मॉडुलस वाली चीज को इग्नोर करना है, ये बस इसलिए है ताकि आंसर मेरा इंटीजर की रेंज के अंदर रहे। अभी तो जो फोकस करना है वो करंट कोड पे करना है जो हमने लिखा है, दिस इज द टैबुलेशन वाला कोड। चलो अब बात करते हैं कि अगर हम मेरे को इस सेम कोड को और फर्दर स्पेस ऑप्टिमाइज करना हो, 1E9 इज ऑल्सो सेम एज दैट, नहीं, जो मैंने लिखा था वो था 1E9 प्लस 7। ये एक बहुत ही बड़ा प्राइम नंबर होता है जो इंटीजर की रेंज के अंदर होता है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर प्राइम नंबर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन 2 की पावर 31। और ऐसा नंबर यूजुअली हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है जिससे हमें मॉड लेना होता है अपनी वैल्यूज का, ताकि जब हम मॉड ले रहे हो
तो जो आंसर आएगा किसी भी चीज से मॉड लेते हैं तो आंसर उस मॉड से छोटा आता है। इसको समझने के लिए मान लो मैं किसी नंबर को 7 से मॉड लेता हूँ, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूँ, तो 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे तो वो रिमाइंडर हमेशा 0 से 6 के बीच में आएगा, अज्यूमिंग पॉजिटिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं। तो किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा उस डिनोमिनेटर से छोटा आता है। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 6 आएगा। इस नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इस नंबर से छोटा आएगा, यानी लगभग इंटीजर की ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज के बराबर आ सकता है रिमाइंडर। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आंसर इंटीजर के अंदर रहे। जो इशू हमें आया था C++ में वो इशू ना आए, इंटीजर ओवरफ्लो वाला इशू, या किसी भी लैंग्वेज में इंटीजर ओवरफ्लो ना आए। और ये आपको बहुत बार रिपीटेड देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है हर बार यही नंबर हो 10 की पावर 9 + 7, बट जब भी ये मॉड मांगा जाता है तो ये 10 की पावर 9 + 7 वाला ही यूजुअली फेमस होता है। मतलब 80% सिनेरियोस में यही नंबर गिवन होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, एज आई सेड, व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये 7 हटा देता, मान लो इस नंबर से मॉड लेता, तो इस नंबर से मॉड लेना विल ऑलवेज बी वेरी लिमिटेड रिजल्ट्स। जो ये मॉड से रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही लिमिटेड आएंगे। लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं अब कोड को रन करता हूँ, अबॉर्टिंग क्यों आ रहा है? अच्छा, तो क्योंकि अभी रिकर्सिव कोड चल रहा है, तो लेट्स पास द स्मॉलर इनपुट हाल फिलहाल के लिए। सो द रिजल्टेंट व्हिच यू विल गेट विल ऑलवेज बी वेरी लिमिटेड। मतलब जो इस नंबर से रिमाइंडर निकलेंगे वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स निकलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? मान लेते हैं किसी भी एक बार के लिए बस 4 से डिवाइड करने की सोचते हैं। किसी भी नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर यूजुअली निकलते हैं वो 0 1 2 3 निकलते हैं। लेकिन जो सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 10 12, ये सारे इवन नंबर्स 2 से तो डिवाइड हो ही पाएंगे। अगर ये सारे नंबर्स कम से कम 2 से डिवाइड हो पाएंगे तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि 1 या 3 रिमाइंडर आए। मतलब किसी इवन नंबर से जब आप डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ आउटपुट्स, वेरिएशन ऑफ द आउटपुट इज वेरी लेस। हमने एक ऐसा ऑड नंबर चुना है 10 की पावर 9 + 7। पहली बात तो ये ऑड है, दूसरी बात ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होना मतलब जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो प्रोबेबली कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 6 12 16 सबका सब रिमाइंडर 0 देंगे, क्योंकि सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे। लेकिन ऐसे नंबर को लेना, यानी बहुत कम नंबर्स होंगे जो कि आपको बेसिकली सेम आउटपुट देंगे, सेम रिमाइंडर देंगे। मतलब रिपीटेशन ऑफ आउटपुट विल बी वेरी लेस, जिससे हम अपने टेस्ट केसेस को अच्छे से टेस्ट कर पाते हैं। बात समझ आ रही है भावेश कि हमने ये 10 की पावर 9 + 7 क्यों लिया है? 1e9 मतलब 10 की पावर 9, मतलब 1 के बाद 9 zeros। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 9 zeros है, मतलब 7 को एज अ डिजिट मानोगे तो 9 डिजिट्स है 1 के बाद। इज इट क्लियर टू यू? ओके, चलो वापस चलते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पर। ऑल द टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है क्लास का, बट ठीक है, फटाफट से देखते हैं। अभी हमने हाल फिलहाल क्या किया? अभी हमने बोला कि यार हर फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने के लिए उसके पिछले फिबोनाची नंबर्स का सम चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब हम dp(6) के ऊपर खड़े हैं, हमें सिर्फ dp(5) और dp(4) की वैल्यूज में इंटरेस्ट है। हमें इनमें से किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई आंसर की नीड है क्या? जब हमें dp(6) निकालना है, do we require the values of dp3, dp2, dp1, dp0? When we are at dp(6), we will say dp(6) will be equal to dp(5) plus dp(4). It will be equal to sum of reverse to Fibonacci numbers. तो जिस दिन dp(6) पर हम खड़े हैं उस दिन हमें सिर्फ पिछले 2 नंबर चाहिए, उनसे पहले के कोई नंबर नहीं चाहिए। जिस दिन हम dp(5) पर खड़े होंगे उस दिन हमें dp(4), dp(3) चाहिए होगा, उससे पिछले के कोई भी नंबर नहीं चाहिए होंगे। आगे जाके dp(100) आएगा तो dp(100) के लिए सिर्फ dp(99), dp(98) चाहिए। 97 से लेकर 0 तक कोई भी नहीं चाहिए। यार स्पेस इतना सारा क्यों मेंटेन कर रहे हैं? किसी भी नंबर को अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ पिछले 2 नंबर्स ही तो चाहिए। तो अगर सिर्फ पिछले 2 नंबर्स ही अगर हम
कुछ वेरिएबल्स में स्टोर कर लें, 2 वेरिएबल्स में स्टोर कर लें, प्रीवियस 1 प्रीवियस 2, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो प्रीवियस 1 है उसको हम बोल देते हैं 0, प्रीवियस 2 को हम बोल देते हैं 1। मतलब जो यूजुअली डीपी ऑफ बोलते थे, डीपी ऑफ इसको पहले नाम चेंज करके इसको प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 बोल देते हैं। जो हम पहले बोलते थे कि डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2, हमने बोल दिया ये तो 2 पिछले नंबर हैं, तो एक नंबर को प्रीवियस 1 बोल दो, एक नंबर को प्रीवियस 2 बोल दो। इनिशियली जब सबसे पहली बार वो प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 कैलकुलेट हुआ था तो वो 1 प्लस 0 कैलकुलेट हुआ था। तो व्हाट आई डिड, आई इनिशियलाइज प्रीवियस 1 एज 1, आई इनिशियलाइज प्रीवियस 2 एज 0। अब मेरा जो लॉजिक है, जो कि लूप है, वो इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे पहले स्टार्ट हो रहा था। इट विल गो टिल nth इंडेक्स, बट एट ईच पॉइंट वी विल से कि करंट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए वी विल ऐड प्रीवियस 1 एंड प्रीवियस 2। तो करंट नंबर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 एज 1। हालांकि करंट नंबर तो कैलकुलेट हो गया, ये है फिबोनाची ऑफ 0, ये है फिबोनाची ऑफ 1, ये है फिबोनाची ऑफ 2। फिबोनाची ऑफ 2 तो चलो कैलकुलेट हो गया, हमने प्रीवियस 0 बनाया जो 0 है, प्रीवियस 1 बनाया जो 1 है, करंट नंबर नाम का वेरिएबल बनाया जो कि हाल फिलहाल पहली बार जब कैलकुलेट हुआ, तो वी आर सेइंग कि पहली बार कैलकुलेट होने पर इट इज 0 प्लस 1 एज 1। अब जब हम आगे जाके F3 निकालेंगे तो F3 दोबारा से प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 दोबारा से 1 प्लस 0 थोड़े ना चाहिए, अगला नंबर जो हमें चाहिए वो तो 1 प्लस 1 चाहिए। So how can we make these P2 and P1 pointers get shifted? इन दोनों पॉइंटर्स को एक एक आगे कैसे खिसकाएं? I am pretty sure कि ये हमने पहले भी कर रखा होगा। हमने ये सेम चीज जब लूप हमने पढ़े होंगे पहली बार, तो लूप में ये सेम एल्गोरिथम पढ़ी होगी, तब वहां पे ऑब्वियसली बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सुन के पढ़ी होगी। What we can do to move these two pointers to one position ahead, यानी इन दो पॉइंटर्स को जो अभी F0 F1 पर खड़े हैं उनको मेरे को F1 और F2 पर लेके आना है, ताकि अगली बार जब मैं F3 कैलकुलेट करूंगा, लेट मी राइट F3 फिर F4 फिर F5 फिर F6, तो अगली बार जब मैं F3 कैलकुलेट करूंगा इट शुड बी 1 प्लस 1, प्रीवियस 1 एंड प्रीवियस 2 शुड बी 1 प्लस 1। अगली बार प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 विल बी 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। हाउ कैन वी मूव प्रीवियस 1 एंड प्रीवियस 2 पॉइंटर्स? क्या कोई आइडिया लग पा रहा है? क्या कोई किसी को आइडिया आ पा रहा है कि कैसे हम इन दो पॉइंटर्स को मूव करेंगे? पहली बार तो वो फिबोनाची 0 फिबोनाची 1 है, बट अगली बार वो फिबोनाची 1 फिबोनाची 2, उससे अगली बार फिब 2 फिब 3, उससे अगली बार फिब 3 फिब 4 होने चाहिए। किस पॉइंटर को पहले मूव करें? शुड वी फर्स्ट मूव P2 इक्वल टू P1 एंड देन P1 इक्वल टू करंट, or should we first move P1 equal to current and then P2 is equals to current, or yeah rather P2 equal to P1? किस पॉइंटर को पहले अपडेट करना चाहिए? क्या पहले P2 को P1 पर लेके जाएं फिर P1 को करंट पर लेके जाएं, या पहले P1 को उठा के करंट पर ले आए और फिर P2 को उठा के P1 पर ले जाएं? अगर हमें लॉजिकली देखेंगे तो यार पहले P1 अगर हम करंट पर लेके आ जाएं फिर P2 को उठा के P1 पर लाएंगे तो दोनों पॉइंटर करंट के बराबर हो जाएंगे, दोनों पॉइंटर F2 के बराबर हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। फर्स्ट आई विल हैव टू मूव P2 इज इक्वल्स टू P1, देन आई विल मूव P1 इज इक्वल्स टू करंट। पहले P2 को उठाकर P1 पर लाओ, फिर P1 को उठा के करंट पर लेके जाओ, एंड द सेम स्ट्रेटेजी विल गो हेड विदाउट क्रिएटिंग एनी एरे ऑल टुगेदर। अब कोई एरे बनाने की नीड ही नहीं है, कोई वेक्टर बनाने की नीड ही नहीं है। 2 वेरिएबल्स की मदद से या 3 वेरिएबल्स की मदद से हम सारे फिबोनाची नंबर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर। एक बार इन 3 वेरिएबल्स का जो कोड का ड्राई रन होगा वो हमें खुद से ट्राई करना है। आई एम प्रीटी श्योर कि हम सिमिलर कोड का ड्राई रन कर पाएंगे जो हमने ऑलरेडी लिखा है। जस्ट इस कोड की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। What do you guys think? अब ये जो कोड चल रहा है अभी भी 2 से लेकर n तक जाएगा, अभी भी हर नंबर के लिए कैलकुलेट होगा। Can we still say that time complexity will be order of n? क्या अभी भी जो लूप लग रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट पर लग रहा है, हर एक एलिमेंट पर एक एक करके हम जा रहे हैं? That is, can we still say it is order of n in worst case in the linear time complexity? But
व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस, अब ना तो रिकर्जन यूज हो रहा है, तो रिकर्जन का स्पेस गया, और ना ही जो पिछली बार हमने ये डीपी टेबल बनाई थी इटरेटिव डीपी में, वो भी यूज नहीं हो रही है. So space complexity is just constant. So this is, I would say, the best solution, not the best, but one of the best solutions for Fibonacci. मैं इसलिए इसको अभी भी बेस्ट नहीं बोल रहा क्योंकि इससे भी बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको सिर्फ लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर लाके दे पाएगा. बट वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस होता है जिसमें हम मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं. वो बहुत ही अलग स्टोरी हो जाती है, उस पर नहीं जाते हम. तो मैं जस्ट आपको कोड दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द एंटायर टॉपिक. हम अगर दो वेरिएबल्स की मदद से, उनका कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, दो वेरिएबल्स की मदद से अगर हम कोड करेंगे तो f0 है तो रिटर्न 0, f1 है तो रिटर्न 1, वही सेम बेस केस. वरना दो वेरिएबल्स बनाए, प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 एंड करंट. करंट विल बी इक्वल टू प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2. पहले प्रीवियस 2 gets updated to previous 1, then previous 1 gets updated to current, and finally we will return the last Fibonacci number in the current variable. So we are able to run a DP code without actually creating a DP table. मतलब इस बार हमें DP table बनाने की ही नीड नहीं पड़ी, which makes this one of the best solution out there. So how was the today's session, folks? आज की क्लास कैसी थी? आई नो थोड़ा बहुत हमने टाइम वेस्ट किया टू सेट अप दीज नोट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हमें कुछ नया सीखने को मिला? क्या कुछ हमारा रिवाइज हो पाया कॉन्सेप्ट्स? यस, एंड थैंक यू फॉर जो लास्ट तक टिके. भावेश, अभय, मानसवी, सोनाली, यू वर देयर टिल द लास्ट. ग्रेट. एंड सिर्फ 4 लोग नहीं है, मतलब देयर आर double digit of numbers. So just continue with dynamic programming, solve more and more problems. house robber वाली problem solve करो, lead code पर available है. फिर similar तरीके से Fibonacci number solve करो. similar तरीके से एक problem आती है जिसका नाम होता है अगली number, वो solve करो. try to solve variations of Fibonacci using dynamic programming, जिससे हमारे basics fundamentals strong हो. एक प्रॉब्लम का नाम है क्लाइंब स्टेयर्स, वो सॉल्व करो. फ्रॉग जंप, वो सॉल्व करो. इट विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया. ऑन दैट नोट, लेट्स रैप अप द टुडे सेशन. बाय बाय फॉर टुडे. लेट्स मीट ऑन सम अदर डे विद सम अदर कॉन्सेप्ट. सो या, बाय फोक्स. थैंक यू. Thank you.